नमस्कार, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार और हमेशा की तरह हम करेंगे आपके पत्रों द्वारा आपकी जिज्ञासाओं का समाधान। और भी होंगी ढेर सारी जानकारियां, कृषि समाचार और मंडी भाव। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव विकसित, धनिया व मेथी की नई किस्में, मेहंदी की खेती से अधिक लाभ और आम की बेमौसम खेती से लाभ। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। मछली पकड़ने के काम में नौकाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, परंतु इनमें ईंधन की खपत भी काफी होती है। मछुआरों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली नौका विकसित की है। कोच्चि स्थित केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CIFT ने सौर ऊर्जा से चलने वाली नौका विकसित की है, जिसे झील, तालाब और छोटी नदियों में प्रयोग किया जा सकता है। इस नौका का प्रयोग मछली पकड़ने में किया जा सकता है। इस नौका में सौर पैनल लगाए गए हैं, जो बैटरी को चार्ज करने का काम करते हैं। बैटरी एक बार पूरी तरह चार्ज होने के बाद ये नौका पानी में लगभग 4.0 नॉट प्रति घंटा की रफ्तार से 2.5 से 3 घंटे तक चल सकती है। एक वर्ष में मछली पकड़ने के 240 दिनों के हिसाब से इस नौका के प्रयोग से लगभग 48,000 रुपए के डीजल की बचत होती है। मसालों की खेती करने वाले किसान अब अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने धनिया और मेथी की नई किस्में जारी की हैं, जिससे अधिक उपज मिलती है। इनकी खेती कर किसान अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अजमेर स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने प्रमुख मसाला फसलों धनिया और मेथी की नई किस्में जारी की हैं। धनिया की नई किस्म अजमेर धनिया एक देर से तैयार होने वाले वर्ग की किस्म है। इसके पौधे खड़े होते हैं और इसके बीज मध्यम आकार के एवं गोल होते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। वहीं मेथी की नई किस्म को अजमेर मेथी एक नाम दिया गया है। इसकी पत्तियां चौड़ी और कम कड़वाहट वाली होती हैं। अजमेर मेथी एक की उत्पादन क्षमता 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसानों के लिए मेहंदी अच्छी आमदनी का साधन हो सकती है। किसान भाई इसकी खेती कर अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। मेहंदी और इससे बने सौंदर्य उत्पाद बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं, इसलिए कच्चे माल के रूप में इसकी हमेशा मांग बनी रहती है। अपने औषधीय गुणों के कारण मेहंदी किसानों की अतिरिक्त आय का अच्छा साधन है। किसानों के लिए मेहंदी की खेती काफी लाभदायक है। ये ऐसी फसल है जिसे बेकार पड़ी जमीन पर लगाया जा सकता है। खेतों में फसल बोने के बाद उसकी मेढ़ों पर मेहंदी के पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे लगने के बाद तीसरे वर्ष से इससे पत्तियों का उत्पादन होने लगता है। एक बार पौधा लगाने के बाद ये करीब 25 वर्ष तक उपज देता है। अगर सिंचाई की व्यवस्था हो तो पहली कटाई के करीब 120 दिन बाद दूसरी कटाई की जा सकती है। आम की बागवानी करने वाले किसानों तथा आम प्रेमियों के लिए खुशखबरी। अब आम के मौसम के बाद भी दिसंबर-जनवरी माह तक आम की फसल ली जा सकती है। आम की बेमौसम खेती से किसान अतिरिक्त लाभ अर्जित कर सकते हैं। विश्व में आम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। आम की फसल मुख्य रूप से गर्मियों में होती है, परंतु अब किसान आम के मौसम के बाद भी आम की फसल ले सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक आसान रासायनिक तकनीक विकसित की है, जिसका परीक्षण दक्षिण भारत और कोंकण क्षेत्र में किया गया है। वैज्ञानिकों ने किसानों को सामान्य तौर पर बौर आने के समय यानी दिसंबर-जनवरी में फसल में 200% नाइट्रोजन देने के साथ जनवरी में पेड़ों को प्रचुर सिंचाई करने की सलाह दी। इसके बाद अप्रैल माह में अनुशंसित मात्रा में पैक्लोबुट्राजोल नामक रसायन की खुराक पेड़ों को दी गई, जिससे अगले 90 से 120 दिनों के भीतर लगभग जुलाई के महीने में आम पर बौर आना शुरू हो गया। इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर महीने में आम की फसल मिलने लगती है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित होती है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो अब लेते हैं मौसम की जानकारी।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भीषण गर्मी की परिस्थितियां बनी रहेंगी। अधिकतर देश में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में गर्मी बढ़ना जारी रहेगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दाम की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। गेहूं अमरेली गुजरात की मंडी में न्यूनतम 1255 रुपए प्रति क्विंटल से अधिकतम 1775 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं चकुलिया झारखंड की मंडी में 1600 से 1800 रुपए और बंगलुरु कर्नाटक की मंडी में 2200 से 2600 रुपए। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की मंडी में 1351 से 1551 रुपए रहे। चावल कछार असम की मंडी में 3000 से 3500 रुपए और अरूर केरल की मंडी में 9600 से 9700 रुपए। इसके अलावा जजपुर ओडिशा की मंडी में 2100 से 2500 रुपए रहे। चीनी गुमला झारखंड की मंडी में 3800 से 4000 रुपए और अबू रोड राजस्थान की मंडी में 3325 से 3375 रुपए प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा लखीमपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 3300 से 3350 रुपए। मसूर दाल जोरहाट असम की मंडी में 6500 से 8000 रुपए और पुरुलिया पश्चिम बंगाल की मंडी में 7200 रुपए प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा बरेली उत्तर प्रदेश की मंडी में 5450 रुपए प्रति क्विंटल रहे। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। तरबूज अतेली हरियाणा की मंडी में न्यूनतम 1300 रुपए प्रति क्विंटल से अधिकतम 1350 रुपए प्रति क्विंटल रहे और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 500 से 600 रुपए। इसके अलावा बंगलुरु कर्नाटक की मंडी में 600 से 800 रुपए और लालगंज उत्तर प्रदेश की मंडी में 280 से 350 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खरबूजा आजादपुर राजधानी दिल्ली की मंडी में 1700 से 1950 रुपए और बटाला पंजाब की मंडी में 2000 से 2200 रुपए। इसके अलावा जोधपुर राजस्थान की मंडी में 500 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खीरा सदौरा हरियाणा की मंडी में 200 से 300 रुपए और दाहोद गुजरात की मंडी में 700 से 2200 रुपए। इसके अलावा नाहन हिमाचल प्रदेश की मंडी में 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। टमाटर गुमला झारखंड की मंडी में 600 से 700 रुपए और सोलन हिमाचल प्रदेश की मंडी में 400 से 800 रुपए। इसके अलावा काशीपुर उत्तराखंड की मंडी में 325 से 345 रुपए प्रति क्विंटल रहे। अब एक नजर डालते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। काली मिर्च मधुपुर झारखंड की मंडी में न्यूनतम 88,500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिकतम 89,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे और अलुवा केरल की मंडी में 70,000 से 71,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन जोरहाट असम की मंडी में 3,000 से 5,000 रुपए और राजकोट गुजरात की मंडी में 700 से 4,325 रुपए। इसके अलावा सोलन हिमाचल प्रदेश की मंडी में 2,000 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। अदरक भोलापुरा असम की मंडी में 4,500 से 5,000 रुपए
और नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में 5,000 से 7,000 रुपये। इसके अलावा शिलोंग मेघालय की मंडी में 7,000 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। हल्दी चामराजनगर कर्नाटक की मंडी में 6,030 रुपये प्रति क्विंटल रहे और सलेम तमिलनाडु की मंडी में 5,920 से 6,180 रुपये प्रति क्विंटल रहे। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, हमें आपके पत्र दूर दराज कोने कोने गांव कस्बों से प्राप्त होते हैं, हमें बेहद खुशी होती है। और बहुत से किसान भाई जो ये कार्यक्रम घर बैठकर देख रहे होते हैं, उनसे उनकी समस्याओं का भी हल हो जाता होगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं आपकी चिट्ठी। सुहानी भोर और ऐसे में अपनों का साथ एक सुखद एहसास होता है। आपकी चिट्ठी के साथ पुराना है ये साथ, पूरी की पूरी 10 वर्षों की मिलन यात्रा है। खास बात यह है कि इसके मूल में होता है कृषि ज्ञान। आपके खतों में कृषि, बागवानी जैसे मुद्दे होते हैं। हमारे विशेषज्ञ इससे जुड़ी हर जानकारी पहुंचाते हैं। नमस्कार, आपकी चिट्ठी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते ही हैं जो कार्यक्रम है इसमें आप अपने सवाल पूछते हैं कृषि से संबंधित और हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ जो हैं उनका जवाब देते हैं। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम आसरे जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं सीधे, और क्योंकि बहुत सवाल हैं उनके जवाब भी हमें चाहिए, तो पहला सवाल जो है वो हम ले रहे हैं। और हमारे पहला दर्शक जिन्होंने सवाल पूछा है वो है कमलेश कुमार पटेल जी। ये छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ से हैं जी। इनका सवाल है कि 1 एकड़ में आम का बाग लगाना चाहते हैं, किस प्रकार लगाएं? कमलेश भाई, आम की फसल काफ़ी समय मुनाफेमंद साबित हो रही है और अगर आप आम के बाग लगाने की मंशा आपने बना ली तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे जो आम की जो प्रजातियां होती हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो एक अंतराल के बाद फलन देती हैं। कहने का मतलब 1 साल उसमें फल देंगी, अगले साल नहीं देंगी। 1-1 साल छोड़ के होता है। जी, इसमें आप बात ये आ गई, कुछ हमारे पास या संस्थानों द्वारा विकसित ऐसी भी प्रजातियाँ हैं जो कि हर साल आपको फल देती हैं। वो आपकी हाइब्रिड किस्में हैं। उसमें आप आम्रपाली का नाम काफ़ी मजबूती से ले सकते हैं और ये बहुत ही उभरती हुई जो है प्रजाति है आम की। बहुत इस कई प्रदेशों में इसने अपनी जगह बना ली है किसानों के दिलो दिमाग में और अच्छी आमदनी दिला रही है। और ख़ासकर आपके छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, यहाँ पे आम्रपाली अच्छा उत्पादन दे रही है। तो मैं पटेल साहब को ये सलाह दूंगा कि आप 1 एकड़ आम लगाने के लिए आम्रपाली लगाने की मंशा बनाएं। और ये जून का महीना है, इसमें बहुत ही सही महीना है। आप अपने जो 1 एकड़ की ज़मीन है उसको समतल करके उसमें गड्ढे खोद लें। गड्ढे इस तरीके से खोदें कि उनकी गहराई करीब करीब 1 मीटर हो और उनकी चौड़ाई भी 1 मीटर हो। और इनको कुछ 15 से 20 दिन तक आप तपती इस चिलकती धूप में पड़ा रहने दें, जिससे कि कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी आप सुनिश्चित कर लें कि आप इस प्रजाति को कहाँ से प्राप्त करेंगे। और इसके लिए जो बहुत ही सटीक जगह है आपके लिए, आपके बगल में ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है, वहाँ से आप ये पौधे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अगर वहाँ पे उसकी उपलब्धता नहीं है तो आप सीधे पूसा संस्थान का जो फल एवं उद्यानिकी संभाग है, यहाँ से भी पौधे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे खत लिखना पड़ेगा यहाँ के विभागाध्यक्ष को, क्योंकि इतने मेरे को पौधे चाहिए। और ये पौधे ये जुलाई अगस्त के महीने में देना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आप बाग लगाने का अपना सपना साकार करें। तो 1 एकड़ में कितने पौधे डॉक्टर साहब चाहिए होंगे और कलम से ही लगाने पड़ेंगे? ये जो पौधे होते हैं ये बीजू नहीं होते हैं, कलम से ही तैयार किए जाते हैं। और ख़ासकर आम्रपाली हमारी बौनी प्रजाति है और इसको जहाँ अभी संस्तुति की जाती है कि आप 4 मीटर से 4 मीटर, मतलब लाइन के पंक्ति से पंक्ति दूरी 4 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 मीटर के आसपास रख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से 1 एकड़ में तकरीबन 100 से 125 तक पेड़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये भी देखा जाता है कभी कभी जो है पेड़ में मॉर्टेलिटी हो जाती, मर जाते हैं, तो तकरीबन आपको 10% एक्स्ट्रा
अतिरिक्त पौधे लेके रखने पड़ते हैं कि अगर पौधा मर गया तो उसको हम गैप फिलिंग कर सकें, उसमें जो है दोबारा पौधे लगा सकें। 100 की जगह 110 लेने जी पड़ेंगे। जी, करीब। और इसमें कब तक फल आ जाते हैं डॉक्टर साहब? आम्रपाली में जो है फलन आपका दूसरे या पहले साल से ही इसमें शुरू हो जाता है, लेकिन ये सलाह नहीं दी जाती किसान भाइयों को। कम से कम अगर आप अर्ली अवस्था में इसमें फलत लेना शुरू कर देंगे तो पौधों की स्वास्थ्य पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप 4 या 5 साल के बाद ही इसमें जो एक व्यावसायिक तौर पर फसल लेना शुरू करें। जी, तो कमलेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब डॉक्टर साहब, हमारे अगले जो दर्शक है जिन्होंने पत्र लिखा है वो है रविंद्र तोगड़िया जी, सहारनपुर से है, उत्तर प्रदेश से। जी, ये गन्ने की कीड़ी के बारे में, ये जो ब्लैक बग होता है उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, और जो छोटी पेड़ी के जो गन्ने हैं उनको ये ब्लैक बग जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसका क्या समाधान करें? तोगड़िया साहब हमारे नियमित श्रोता हैं और इनके खत काफ़ी रोचक आते रहते हैं, और इनका ये आज का सवाल है काफ़ी समीचीन है। इस समय जो आपका मई जून का महीना होता है खासकर, इसमें आपकी ये ब्लैक बग है ये काफ़ी सक्रिय हो जाती है, और जो गन्ने की मुलायम पत्तियां होती हैं इस पर इसके प्रौढ़ और जो शिशु होते हैं वो उससे रस चूसते हैं, और इससे लगता है कि आपकी पूरी फसल पीली सी पड़ गई है। अच्छा। तो इसकी ये पहचान होती है कि इसमें ब्लैक बग लगी हुई है। अब सवाल ये आता है कि इसको नियंत्रित कैसे करें, तो इसके लिए आप एक साधारण सी दवा है क्लोरपाइरीफास, ये बहुत ही मतलब सुलभता से उपलब्ध है किसानों को, तो इसको ले लें। और तकरीबन 1 एकड़ में छिड़काव के लिए जब पेड़ी की अवस्था में आपकी फसल है तो 400 से लेके 500 लीटर पानी की अवस्था ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें कितनी एक दवा डालें, एक आप मोटे तौर पर 1 लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर ml जो उससे मिलीलीटर मात्रा ले लें क्लोरपाइरीफास की, और इसी के अनुसार आप ये पूरा घोल बना लें। और छिड़काव करते समय ये बहुत ध्यान रखें कि जो आपका इसकी पौधे का ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पे बढ़वार बिंदु होता है, जहाँ पर नई पत्ती निकल रही होती, तो उसको ऊपर से इसमें ड्रॉपिंग करें, जिससे कि इसकी गौब होती है, जिसके गौब में इसमें अच्छी तरीके से दवाई जो अंदरूनी भाग एक होता है, अंदरूनी भाग है, जिससे कि आपकी ब्लैक बग के जो निम्स हैं या इसके जो एडल्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से मर जाएं। जी, तो तोगड़िया जी, जो डॉक्टर साहब ने कहा है आप उसको मानिए और बिल्कुल छुटकारा मिलेगा ब्लैक बग से। अगले हमारे जो जिन्होंने दर्शक ने पत्र लिखा है वो हैं विवेकानंद पटेल जी, ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ से ही हैं। पटेल साहब भी काफ़ी चिट्ठियाँ हमें लिखते रहते हैं। इनका सवाल है कि नारियल के पेड़ की देखभाल यानी खाद पानी ये सब के बारे में इन्हें जानकारी चाहिए। ये देखा गया है कि अब कुछ समय से नारियल की खेती हमारे कुछ गैर परंपरागत इलाकों वहाँ तक भी आ पहुँची है, और छत्तीसगढ़ जैसी जगह पे इन्होंने बात की है नारियल की। अजीब से लगता है लेकिन नहीं, ये वहाँ पर आ सकता है नारियल है? लोग कुछ कर रहे हैं लेकिन उतनी इसमें उत्पादन उतना नहीं मिल पा रहा है जितना कि मिलना चाहिए। फलत आती है लेकिन फलत की मात्रा अगर हम दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में देखें तो 1/3 फलत ही इनमें मिलती है, लेकिन एक नया फल है तो एक इसमें एक रोचकता किसानों को पैदा हो रही है, और उनके जो मेड़ होते हैं या आपकी जो खेतों के आसपास बाउंड्री पे इसको लगा सकने के बाद कुछ भी मिलता है तो एक आपको एडिशनल इनकम ही कह सकते हैं। तो अब बात आती है कि इनका छोटा पौधा है नारियल का, इसकी कैसे देखभाल करें। तो इस समय आप नारियल का जो आपका 1 या 2 साल का पौधा है, इसके को कल्प वृक्ष भी कहते हैं, इसमें आप सालाना तौर पे, ख़ास तौर पे इसमें जब आपकी बारिश का मौसम होता है उसमें खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अब के गर्मी का मौसम है तो इसमें आप सिंचाई की अच्छी व्यवस्था रखें। और एक आपकी हड्डी का चूरा आता है, इसे बोन मिल कहते हैं, कैल्शियम काफ़ी रहता है उसमें कैल्शियम काफ़ी होता है, तो इसका करीब 100 ग्राम मात्रा प्रति पौधा थाले में अच्छी तरीके से मिला दें। इसी के साथ साथ ये भी वांछित है कि एक थाले में तकरीबन इस समय आप 5 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, और इसके साथ साथ अगर आप उसमें करीब 100 ग्राम DAP दे पाएँ तो ये एक कंप्लीट खुराक बन जाती है। और ये देखा गया है जो गर्मी के दिन होते हैं इसमें दीमक
का भी काफ़ी प्रकोप हो जाता है। नारियल या दूसरे भी पौधे, इसमें दीमक काफ़ी आती है, तो इसको भी आप नियंत्रित करने के लिए कुछ न करें तो गर्मियों के खासकर जो मौसम है उसमें क्लोरोपाइरीफास नाम की दवा का इस्तेमाल करते रहें। मैंने साधारण बताया था कि अगर आपको 10 लीटर पानी की ज़रूरत है एक थाले में डालने की, तो तकरीबन इसमें 15 मिलीलीटर आपकी जो है मात्रा है क्लोरोपाइरीफास को, 10 लीटर में 15 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर में 1.5 मिलीलीटर मात्रा आपकी हो गई, तो इससे आपको इसकी अच्छी बढ़वार होगी और कीड़ों से भी छुटकारा। डॉक्टर साहब, वैसे तो पटेल साहब का आपने जवाब दिया, वो इसको सुना ही होगा उन्होंने। वैसे नारियल का पेड़ क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में हो सकता? मैं वैसे जिज्ञासा के लिए जानना इसको एक व्यावसायिक तौर पे आप कहें कि बहुत अच्छी इसमें उपज होगी, फलत होगी, नहीं मिलता। लेकिन देखा गया है कि जो भी नारियल वृक्ष लगाए यहाँ पे लोगों में, उसमें फलत आ रही है। लेकिन इसमें फलत की जो क्षमता है वो काफ़ी कम है, कि देखा गया है कि एक वृक्ष में हो सकता है आपके 5 या 6 ही आपके कोकोनट उसमें आ रहे हैं। उनकी गुणवत्ता कैसी होती है? गुणवत्ता उसमें उतनी नहीं होती है, जिसमें अगर देखा जाए इसमें टेंडर कोकोनट पानी, उसका आकार भी काफ़ी छोटा होता है अगर हम देखें। लेकिन इसमें खासकर यहाँ पे कोकोनट वाटर जो टेंडर है उसके लिए ही लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे उत्पादन होता है। इसलिए कृषि वानिकी में एक अच्छा विकल्प है, विकल्प कर सकते हैं छत्तीसगढ़ की जैसी स्थिति जी। डॉक्टर साहब, अगले हमारे जो पत्र लिखने वाले वो हैं अनिल कुमार जी। ये गौतम बुद्ध नगर से हैं, उत्तर प्रदेश से। इनके भी 2 प्रश्न हैं। असल में एक ही प्रश्न के 2 इनके वो हैं जी। एक तो एलोवेरा की खेती के बारे में इन्हें पूरी जानकारी चाहिए। दूसरा, बीज कहाँ से मिलेगा? एलोवेरा की खेती करने वाले किसान का जो है कोई पता बताएं जिससे ये सीधी बातचीत कर सकें, और सरकार से सहायता क्या मिलती है, ये जानना चाहते। तो एक ही प्रश्न के कई भाग हैं। निश्चित तौर पर जो हम अगर एलोवेरा की बात करें, इसे घीक्वार भी कहते हैं, ग्वारपाठा भी कहते हैं, इसके विविध नाम हैं, और इसको एक हम फल या सब्जी की श्रेणी में न रखते हुए एक औषधीय पौधे की श्रेणी में रखते हैं, और इससे कई तरीके की औषधियाँ तैयार की जाती हैं विभिन्न तरीके के विकारों के निवारण के लिए। तो ये हमारा एलोवेरा है, इसकी ग्वारपाठा है, खेती काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी लोग किसान इसकी खेती कर रहे हैं, और शुरुआती तौर पे किसान भाइयों ने काफ़ी इससे मुनाफा, भारी भरकम मुनाफा ही कमाया। लेकिन इस समय काफ़ी कुछ एलोवेरा की खेती बढ़ गई है, और देखा ये गया है कि इसकी मार्केटिंग है, जो विपणन की व्यवस्था, बाजार नहीं उपलब्ध है। तो इन कुमार भाई से मैं ये निवेदन करूँगा, एलोवेरा की खेती के लिए विशिष्ट जाएँ, लेकिन एलोवेरा की खेती शुरुआत करने से पहले आप ये मुकम्मल कर लें, ये सुनिश्चित कर लें कि ये आपका जो उत्पाद आएगा आपकी फसल से 1 साल में ही आ जाता है, तो इसको कहाँ आप बेचेंगे, बाजार तय कर लेना, बाजार तय कर लेना जरूरी है। हमारे किसान भाई यहीं पे मार खाते हैं, जब बिल्कुल माल लेके आपके बिल्कुल बाजार में बैठ जाते हैं, उस समय जो हमारे एजेंट हैं, बिचौलिए होते हैं, तो उस नाजुक घड़ी का, परिस्थिति का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो अब अगर बात करते हैं, कुछ किसानों ने काफ़ी इसमें झंडे भी गाड़े हैं, सफलता भी प्राप्त की है, और उनमें एक नाम आता है धर्मवीर सिंह। ये गांव दामला, यमुनानगर, हरियाणा से हैं, और इन्होंने एलोवेरा की खेती से काफ़ी नाम कमाया है, और ये इतने गुणी व्यक्ति हैं कि इन्होंने एलोवेरा से सत्त निकालने या जूस निकालने की मशीन भी तैयार की है। और तो इससे तो बहुत इनका लाभ भी बढ़ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अक्सर बात है कि एक बार एलोवेरा लगाया तो उससे कहाँ से निकालें उसका जूस। तो इन सज्जन, इनका जो है मोबाइल नंबर है, इसको आप नोट करें, 098-960-54925। मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूँ, 098-960-95925। और इनका ईमेल का भी पता है, आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, kisandharamveer@gmail.com। स्पेलिंग KISSAN धर्म DHARAM बीर BIR @gmail.com। तो इनको आप फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि क्या कुछ इसमें सरकारी सहायता मिल रही है। इस विषय की अहमियत को आंकते हुए या समझते हुए केंद्र सरकार ने हर राज्यों में जो आपके एक बोर्ड बनाए हैं औषधीय पौधों के लिए, तो इससे आपका उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुकात रखते हैं, तो यहाँ के आपका यूपी स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, आप
सीधे पत्र लिख सकते हैं क्या कुछ सरकारी इमदाद दी जा रही है एलोवेरा की खेती के लिए। उत्तर प्रदेश जो औषधीय बोर्ड है उसके निदेशक को, और इनका जो फ़ोन नंबर है, पहले तो आप पिन कोड लिखें 0522 और फ़ोन नंबर है 220587। तो इनको आप सीधे फ़ोन करके पूछें कि हमारे ये जो एलोवेरा की खेती पे क्या कुछ इमदाद दे रही उत्तर प्रदेश सरकार, और इसका आप फ़ायदा उठाएं। तो डॉक्टर साहब, आज तो इतने ही सवाल थे और आपने बहुत अच्छी तरह, मेरे को उम्मीद है कि सबके जवाब जो आपने दिए, सभी के सवालों के समाधान दिए, तो उसका ज़रूर लाभ उन्हें पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने कई सवाल हमसे पूछे और देखिए डॉक्टर साहब ने उसमें बहुत से सुझाव दिए, बहुत सी बातें बताई, कई सवालों के समाधान आपके पास आए। तो ये जो सिलसिला है ये बना रहे, आप अपने सवाल यूं ही हमसे पूछते रहिएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी जवाब, जो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, जो भी किसान हितैषी बातें हो सकती हैं, वो आप तक पहुँचाई जाएगी। आपसे विदा लेते हैं। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब नए नए विषयों से संबंधित आपके पत्र हमारे पास आते हैं, और हम ऐसी कामना करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आप ज़रूर इस कार्यक्रम से देखी हुई तकनीकों, जानकारियों का लाभ ज़रूर उठाएंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।